हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज का क्लास इम्पोर्टेंट क्लास है जो अध्याय 4 का भारत में राष्ट्रवाद का पहला क्लास हम लोग कर चुके हैं। जो पहला क्लास में था वो ऑब्जेक्टिव, आज का क्लास में अति लघुत्तरी प्रश्न जो 20 शब्दों में इसका उत्तर देंगे, 2 नंबर में पूछे जाते हैं। क्या है अति लघुत्तरी प्रश्न, कितने शब्दों में उसका उत्तर देंगे? 20 शब्दों में। कितने शब्दों में? 20 शब्दों में। कितने? भारत में राष्ट्रवाद, ये पहला अध्याय 4 है। कितना अध्याय? अध्याय 4, भारत में राष्ट्रवाद। पहला क्लास हम लोग इसका कर चुके हैं। जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव हम लोग पहले ही कर लिए हैं। और आज है अति लघुत्तरी प्रश्न जो 20 शब्दों में इसका उत्तर देंगे और 2 नंबर में ये सवाल पूछे जाते हैं। हम लोग चलिए सवाल की ओर जाते हैं। सवाल क्या है? सवाल क्या है? चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। क्या है चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह क्या था? चंपारण सत्याग्रह नील की खेती जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे कि हर एक किसान को 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना है। कितना? 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना है। अंग्रेज जो कानून बनाया था चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती 3 कठिया प्रणाली। क्या है? 3 कठिया प्रणाली, जो हर एक किसान को 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था, क्योंकि नील की खेती करने से जमीन बंजर हो जाता था और अंग्रेजों को नील की खेती से बहुत ज्यादा फायदा होता था। मुनाफा, बहुत ज्यादा फायदा होता था अंग्रेजों को। इसलिए इंडिया का जो किसान था उसको नील की जो खेती कर रहे थे वो लोग, उसको बहुत ही घाटा हो रहा था, क्योंकि जिस तरह से बांस का खेती होता है उसी तरह से नील का खेती होता था। नील का खेती करने के बाद जमीन बंजर हो जाता, उसमें खेती दोबारा नहीं होता था। इसलिए अंग्रेज ने बोला था कि हर एक किसान को नील की खेती करना अनिवार्य है। इसलिए इसको बोला गया 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य है। क्या है? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। क्या है? चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। तो इसमें क्या था? नील की खेती एवं 3 कठिया प्रणाली विरोध में, नील की खेती एवं 3 कठिया प्रणाली विरोध में गांधी जी 1917 में एक आंदोलन किया। गांधी जी ने 1917 में एक आंदोलन किया था। कब किया था? 1917 में एक आंदोलन किया था, जो जिसे हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाने जाते हैं। किसको? चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाने जाते हैं। आंदोलन जो किया था जिसे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कहते हैं। सिंपल में अगर इसको शॉर्ट कोड में लिखेंगे, सिंपल भाषा में लिखना है तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन क्या था? तो चंपारण 3 कठिया प्रणाली यानी अंग्रेजों के द्वारा जो बनाए गए थे नियम, जो इंडिया में 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था, इसीलिए इसे 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। किसका क्या जाता है? शॉर्ट कोड में इसको बोलेंगे नील की खेती एवं 3 कठिया प्रणाली विरोध में गांधी जी 1917 ईस्वी में आंदोलन किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कहते हैं। इसको शॉर्ट कोड में इसी तरह से लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन है रोलेक्ट एक्ट क्या है? रोलेक्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं? रोलेक्ट एक्ट क्या है? रोलेक्ट एक्ट क्या था? काला कानून था। रोलेक्ट एक्ट क्या था? काला कानून था। रोलेक्ट एक्ट क्या था? काला कानून था, जो अंग्रेजों के द्वारा 1919 में पारित किया गया था। कि कब किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा 1919 में पारित किया गया था, जिसके तहत संदेश के आधार पर व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सजा सुना दिया जाता था। क्या क्या किया जाता था? सजा सुना दिया जाता था। जो रोलेक्ट एक्ट क्या है? रोलेक्ट एक्ट एक काला कानून है जो अंग्रेजों के द्वारा 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1919 ईस्वी में पारित किया गया था, जिसके तहत संदेह के आधार पर व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सजा सुना दिया जाता था। व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सजा सुना दिया जाता था। इसको शॉर्ट कोड में इस तरह से लिखेंगे। जानते हैं क्या लिखा हुआ? रोलेक्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं? रोलेक्ट एक्ट एक काला कानून है। क्या है? रोलेक्ट एक काला कानून था,
जो अंग्रेजों द्वारा 1919 में पारित किया गया था, जो अंग्रेजों के द्वारा 1919 में पारित किया गया था। इसके तहत संदेह के आधार पर व्यक्तियों को गिरफ्तार कर, मैंने संदेह के जिसके ऊपर शक होता था उसके ऊपर उसे गिरफ्तार कर सजा सुना दिया जाता था। संदेह के आधार पर क्या है इसका मतलब? संदेह के आधार पर जिसके ऊपर शक होता था उसको पकड़कर उसको सजा सुना दिया जाता था। कौन सुनाते थे? अंग्रेज। कब क्या था? 1919 ईस्वी में। कब क्या था? 1919 ईस्वी में। इसीलिए इसको कहते हैं रोलेट एक्ट। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट, इसको शॉर्ट कोड में कहेंगे रोलेट एक्ट। एक काला कानून था। रोलेट एक्ट क्या था? काला कानून था, जो अंग्रेजों के द्वारा 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। 1919 ईस्वी में पारित किया था, जिसके तहत संदेह के आधार पर जिसके ऊपर शक होता था उसको पकड़कर सीधे सजा सुना दिया जाता था। क्या था? सजा सुना दिया जाता था। जिसके ऊपर यानी क्या है? संदेह के आधार पर व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सजा सुना दिया जाता। जिसके ऊपर शक होता था उसको गिरफ्तार कर सजा सुना दिया जाता था। इसीलिए इसको कहते हैं रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? रोलेट एक्ट एक काला कानून था। रोलेट एक्ट क्या था? ये काला कानून है जो अंग्रेजों द्वारा 1919 में पारित किया गया था। अंग्रेजों द्वारा 1919 में पारित किया गया था। इसके तहत संदेह के आधार पर व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सजा सुना दिया जाता था। इसके तहत व्यक्तियों को सजा सुना दिया जाता था। गिरफ्तार कर सजा सुना दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन क्या है? असहयोग आंदोलन क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन क्या है? असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। क्या असहयोग आंदोलन क्या है? असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 1920 ईस्वी में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य अंग्रेजों के कार्यकाल में भारतीय द्वारा सहयोग नहीं किया गया था। इसको लिखेंगे, असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। क्या गया था? असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। उसको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। जिसके द्वारा शुरू किया गया था? गांधी जी के द्वारा। कब शुरू किया गया था? 1920 ईस्वी में। क्या जिसका उद्देश्य अंग्रेजों के कार्यकाल में, जिसका उद्देश्य था अंग्रेजों के कार्यकाल में भारतीयों द्वारा सहयोग नहीं किया गया था। भारतीयों की जो था वो सहयोग नहीं किया गया था। क्या नहीं किया गया था? सहयोग नहीं किया जाता। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया था, जो 1920 ईस्वी में किया गया था। जिसका उद्देश्य अंग्रेजों के कार्यकाल में, जिसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों के कार्यकाल में भारतीय द्वारा सहयोग नहीं किया गया था। किसके द्वारा? भारतीय द्वारा सहयोग नहीं किया गया था। किसके द्वारा नहीं किया गया था? भारतीय के द्वारा। भारतीय जो जनता होता था उसके द्वारा सहयोग नहीं किया था। इसको अंग्रेजों के द्वारा ही इसको सहयोग किया गया था। इसीलिए कि इसका नाम रखा है असहयोग आंदोलन। कब? 1920 ईस्वी में। ये हम लोग समझ गए। अगला क्वेश्चन जाते हैं नेक्स्ट। खिलाफत आंदोलन क्या है? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? तुर्की के खिलाफ मुस्लिम देश के धर्मगुरु थे। तुर्की के खिलाफ मुस्लिम देश के धर्मगुरु थे। क्या थे? मुस्लिम धर्म के। तुर्की के खिलाफ मुस्लिम देश के धर्मगुरु थे। इनके नियम और सिद्धांत से मुस्लिम देश चलते थे। इसके नियम और सिद्धांत से मुस्लिम देश क्या करते? चलते थे। अंग्रेज के खिलाफ पद को, अंग्रेज जो खिलाफ पद बनाए थे उसको समाप्त करने के लिए एक नीति बनाई थी। अंग्रेज ने खिलाफ पद को समाप्त करने के लिए एक नीति बनाई, जिसके विरोध में 1920 ईस्वी में मुस्लिम देशों में आंदोलन कर दिया। 1920 ईस्वी में मुस्लिम देशों में आंदोलन कर दिया था। यहाँ क्या है? ने इसको ऐसे लिखेंगे शॉर्टकट। तुर्की के खिलाफ मुस्लिम देश के धर्मगुरु थे। इसको लिखिए, तुर्की के खिलाफ मुस्लिम देश के धर्मगुरु थे। इसके नियम और सिद्धांत से मुस्लिम देश चलते थे।
तुर्की के खिलाफ मुस्लिम देश के धर्मगुरु थे। क्या थे? तुर्की के खिलाफ मुस्लिम देश के धर्मगुरु थे। इसके नियम और सिद्धांत से मुस्लिम देश चलते थे। इसके नियम और सिद्धांत से मुस्लिम देश चलते थे। शॉर्टकट में इतना लिखेंगे, पहला लिखेंगे तुर्की के खिलाफ मुस्लिम देश के धर्मगुरु थे। पहले लिखेंगे तुर्की के खिलाफ मुस्लिम देश के धर्मगुरु थे। इसके नियम और सिद्धांत से मुस्लिम देश चलते थे। इसके नियम और सिद्धांत से मुस्लिम देश चलते थे। अंग्रेज ने जो खिलाफ पद बनाए थे, उसको समाप्त कर एक नीति बनाई। अंग्रेज ने जो एक खिलाफ पद बनाए थे उसको समाप्त कर एक नीति बनाई, जिसके विरोध में 1920 ईस्वी में मुस्लिम देश में आंदोलन कर दिया। 1920 ईस्वी में मुस्लिम देश में आंदोलन कर दिया। क्या कर दिया था? आंदोलन कर दिया था। इसको शॉर्ट कोड में लिखेंगे अपना भाषा में, तुर्की के खिलाफ मुस्लिम देश के धर्मगुरु थे। तुर्की के खिलाफ मुस्लिम देश के धर्मगुरु थे। इसके नियम और सिद्धांत से मुस्लिम देश चलते थे। अंग्रेज ने जो खिलाफ पद बनाए थे उसको समाप्त कर एक नीति बनाए, जिसके विरोध में 1920 ईस्वी में मुस्लिम देश पर आंदोलन कर दिया। जिसके विरोध में 1920 ईस्वी में मुस्लिम देश पर आंदोलन कर दिया। इस तरह से हम लोग खिलाफत आंदोलन के बारे में कुछ शब्द लिख देंगे जो मिलेगा। इसको याद करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ? तुर्की के खिलाफ मुस्लिम देश के धर्मगुरु थे। तुर्की के खिलाफ मुस्लिम देश के धर्मगुरु थे। इसके नियम और सिद्धांत से मुस्लिम देश चलते थे। इसके नियम और सिद्धांत से मुस्लिम देश चलते थे। अंग्रेजों ने खिलाफ पद को समाप्त करने के लिए एक नीति बनाई। जिसके विरोध में 1920 ईस्वी में मुस्लिम देश में आंदोलन कर दिया। इस तरह हम लोग को खिलाफत आंदोलन के बारे में कुछ लिख देंगे। जो लिखा हुआ उसको याद करके क्वेश्चन लिखना। हिस्ट्री में क्या करता है? लिखा हुआ याद करना। अगला क्वेश्चन, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? दांडी यात्रा क्यों हुआ था? दांडी यात्रा का मतलब था कि नमक कानून को भंग करना। अंग्रेजों के द्वारा जो नमक कानून में टैक्स लगाए गए थे उसको गांधी जी ने समुद्र के तल में अपने अनुयायियों के साथ जाकर जो नमक कानून, समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया, उसी को ही कहते हैं दांडी यात्रा। नमक यानी शॉर्टकट में बोलेंगे हम, दांडी यात्रा का उद्देश्य था नमक कानून को भंग करना। जो अंग्रेजों के द्वारा जो नमक में टैक्स लगाए गए थे उसको भंग करना था। जो गांधी जी बोल रहे थे कि जो पूर्वजों ने हमको दिया है तो अपने से बनाने में उसमें टैक्स क्यों लगेगा, तो हम बना के क्यों ना उसको खा लेंगे। जो अंग्रेजों के द्वारा उसको खरीदेंगे जो टैक्स देके, जो हमको पूर्वजों ने दिया उसको बनाने में कोई भेदभाव नहीं करना है हमको। इसलिए नमक कानून में नमक में जो टैक्स लगाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, उसको हम लोग गांधी जी ने उसका मतलब था भंग करना। इसीलिए दांडी यात्रा शुरू किया। दांडी यात्रा सब शुरू किया गया 1930 ईस्वी में। कब किया गया था? 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था दांडी यात्रा। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा का उद्देश्य नमक कानून को भंग करना। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? नमक कानून को भंग करना। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों को अपने साथियों को लेकर साबरमती आश्रम से दांडी नामक जगह पहुंचे। वहां समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को भंग कर दिया। नमक कानून को भंग किया। इसका इसलिए नमक कानून को, इसीलिए इसको दांडी यात्रा, नमक कानून को भंग करना था। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा का उद्देश्य नमक कानून को भंग करना। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों को लेकर साबरमती आश्रम से दांडी नामक जगह पहुंचे, जहां समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। चलिए हम लोग फिर से इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं, याद रहेगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 20 शब्दों में इसका उत्तर देना है। 2 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में? 2 नंबर में। पहला है क्वेश्चन,
चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। नील की खेती एवं तिनकठिया प्रणाली विरोध में गांधी जी 1917 ईस्वी में एक आंदोलन किया, जिसके चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कहते हैं। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? रोलेट एक्ट एक काला कानून था जो अंग्रेजों द्वारा 1919 में पारित किया गया था। इसके तहत संदेह के आधार पर व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सजा सुना दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, सहयोग आंदोलन क्या है? असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 1920 ईस्वी में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य अंग्रेज के कार्यकाल से भारत द्वारा सहयोग नहीं किया गया था, मतलब सहयोग नहीं किया गया था। अगला, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? तुर्की के खिलाफ मुस्लिम देश के धर्मगुरु थे। तुर्की के खिलाफ मुस्लिम देश के धर्मगुरु थे। उनके नियम और सिद्धांत से मुस्लिम देश चलते थे। उसके नियम और सिद्धांत से मुस्लिम देश चलते थे। अंग्रेज ने अपने खिलाफ पद को समाप्त करने के लिए एक नीति बनाई। अंग्रेज ने अपने खिलाफ पद को समाप्त करने के लिए एक नीति बनाई, जिसके विरोध में 1920 ईस्वी में मुस्लिम देश में आंदोलन कर दिया। मुस्लिम देश में आंदोलन 1920 ईस्वी में मुस्लिम देश पर आंदोलन कर दिया। दांडी यात्रा का उद्देश्य था। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? दांडी यात्रा का उद्देश्य नमक कानून को भंग करना था। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों, अपने साथियों को लेकर साबरमती आश्रम से दांडी नामक जगह पहुंचे। साबरमती आश्रम से दांडी नामक जगह पहुंचे। वहां समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। नमक कानून को भंग किया। और आज के लिए हम लोग इतना ही। आने वाला सवाल जो है अति लघु उत्तरी प्रश्न हो ही चुका है। अब जो बचा हुआ है लघु उत्तरी प्रश्न जो 3 नंबर पूछे जाते हैं, उसके बाद जो 5 नंबर पूछे जाए उसको लेके नेक्स्ट क्लास में आएंगे। और हम लोग का ये अध्याय 4 का पहला क्लास हो चुका है। ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव जो था उसको हम लोग पहला क्लास में सोल्व कर चुके हैं। दूसरा क्लास है भारत में राष्ट्रवाद अध्याय 4 का, जो अति लघु उत्तरी प्रश्न लेके आए थे। जो 5 क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। जो ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ये सब सवाल जो है पूछे ही जाते हैं सवाल में। 2011 से लेकर 2026 तक में आप उल्टा के देखिएगा, हर एक सवाल हर एक सेट में पूछा ही गया है। कभी 2013 में पूछा, 16 में, 17 में, मतलब जिसमें टाइम मिला उस तरह से उसको पूछा गया है। आज के लिए इतना ही। आप लोग इतना जो आज 5 को सवाल है इसको याद कर लीजिएगा। और आने वाला सवाल जो कल का क्लास होगा तो उसमें आपको अति लघु उत्तरी प्रश्न हो गया। उसके बाद 3 नंबरिया में जो पूछा था लघु उत्तरी प्रश्न, उसको लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।